हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। आर ओ 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है जीएस के साथ साथ हिंदी वाले पेपर की, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे डेली डे वाइज सीरीज़ चल रही है, उसको कंप्लीट कीजिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये सिर्फ आर ओ 2023 के लिए नहीं है, इसके साथ साथ आप यूपीपीसीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एपीएस वाला भी जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का, इन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस पर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ पर आप डे वाइज सीरीज़ देख रहे हैं। और इस डे वाइज सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी का है। लास्ट क्लास डे वाइज सीरीज़ में हम लोगों ने इंडिया का जो फिजियोग्राफी है उसको देखते हुए हमने उसके नेबर कंट्रीज़ देखे, पड़ोसी देश देखे, पड़ोसी जो देश हैं उनसे कौन सी सीमा साझा हो रही है हमारे राज्यों की, वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। वो वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग। आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, इसमें जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, भौगोलिक वर्गीकरण है जो इंडिया का, वो लेने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, ये जो डे वाइज सीरीज़ है, इससे पहले सब्जेक्ट में जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है उसमें मैंने आपको इससे पहले के टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है, वो मैं आप लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको पूरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न कंप्लीट कराया है और उसके साथ साथ जो नदर्न माउंटेन्स हैं वो कंप्लीट करा दिए, मतलब हिमालय पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, भारत के जो नदर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में कौन कौन सा पार्ट आता है, ये मैपिंग के साथ साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ये क्लास इसलिए आपके लिए बहुत बेहतर है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रखना है मेरे साथ, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, मैप से समझना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और बार बार ये वीडियो रिपीट कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा। एग्ज़ाम तक के लिए आपके लिए यही इतना बेस्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझाने वाली हूँ, फिर आगे के हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। देखिए, अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो ये वाला भाग आपको दिख रहा है ना मैप में, ये उत्तरी मैदान वाला भाग। अब देखिए, यहाँ पर 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले ये देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, और इसकी एक सहायक नदी है, ये रही सतलज, सबको नजर आई। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये रही गंगा नदी और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 मैंने दिखाए हैं, ये मेजर नदी तंत्र हैं, प्रमुख नदी तंत्र हैं। पहला ये सिंधु सतलज वाला, दूसरा ये देखिए गंगा नदी तंत्र, और तीसरा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। इतना तो समझ में आया आपको। अभी जो 3 नदी तंत्र हैं, ये 3 बड़ी नदियां हैं, इनकी बहुत सी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। अब ये सहायक नदियां और ये जो मेन नदी है, ये अपने साथ बहुत सारे निक्षेप बहा कर लाती है, क्योंकि जब ऊपर से जब नदी निकलती है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ पर इसका वेग बहुत तेज होता है, और जब ये पहाड़ों से, पर्वतों से आती हैं निकल करके, तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और गाद बहा करके लाती हैं, और यही निक्षेप धीरे धीरे नीचे आकर के मैदान का निर्माण करते हैं। जो गहरा भाग है वो भर जाता है। देखिए, इसके पीछे हमें और भी चीज़ें समझनी होती हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि कैसे टेथित सागर था, ठीक है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी वहाँ पर। तो वो क्लास आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा रही हूँ। तो अब ये नदियाँ अपने साथ ये जो निक्षेप बहा करके ला रही हैं, ये यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। तो कुछ पुराने निक्षेप हैं, कुछ नए निक्षेप हैं, नए नए नाम से जाने जाते हैं। अब ये जब बहा कर लाती हैं तो सबसे पहले देखेंगे कुछ रीजन ऐसे जहाँ पर कंकड़ पथरीला वाला है, उसके नीचे बढ़ेंगे तो तराई क्षेत्र है, फिर देखेंगे खादर, बांगर और ये भाबर वाला रीजन जो हमने पिछला बता दिया वो हो गया। इन्हीं को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, उत्तरी मैदान, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक लिया गया आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं अब। चलिए देखते हैं, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यही जाना जाता है उत्तरी मैदान के नाम से, ठीक है। देखिए, इसका विस्तार पाकिस्तान जो कि सिंधु नदी का मैदान है, एवं बांग्लादेश जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है, वहाँ तक है। का मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, इनके द्वारा लाकर जमा की गई कॉप मिट्टी से बना हुआ है, अतः यह बहुत ही उपजाऊ है। देखिए, नदियाँ अपने साथ बहा करके ला रही निक्षेप, तो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ चीज़ें बहा करके ला रही मिट्टी, इसीलिए क्या हो रही, नई मिट्टी उपजाऊ बन करके आ रही है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूहों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। देखिए, जब भी गुजरात वाला भाग देखेंगे, ऐसे ही मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे अरावली है ना, तो इसी तरह ये हो जाएगा पूर्वी मैदान और ये हो जाएगा पश्चिमी मैदान।
अरावली क्या कर रही है, इसके विभाजन का कार्य करती है। अब पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर बात करते पाताल तोड़ कुएं, ये कुएं ऐसे होते हैं यहाँ से पानी स्वतः अपने आप ही बाहर निकल आता है। लेकिन दूसरी जगह अगर बात करें पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर कुआं खोदना पड़ता है, उसके बाद खुद से क्या होता है, यहाँ पर जल निकलने लगता है। और जो तराई क्षेत्र है पाताल तोड़ कुएं वहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर लेवल क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ईजिली यहाँ पर क्या होता है, पानी बाहर अपने आप आ जाता है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। अब हिमालय क्या कर रहा है, एक विभाजक का कार्य कर रहा है कि जो ठंडी शीत लहरें उनको वहीं पे रोक लेता है। अदरवाइज़ हम लोग जो इतनी ये गर्मी और ये मौसम में बहुत अनुकूलतम अपने आप को बनाए हुए इतना नहीं होता, हम लोग भी बहुत ज़्यादा ठंडी फील कर रहे होते। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अब देखिए, जब यहाँ पर मौसम जलवायु परिवर्तन होता तो मिट्टी भी ऐसी नहीं होती, मृदा में भी परिवर्तन होता, क्योंकि इतना ठंडा क्षेत्र हो जाता। भारत के कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि जो कोयले के भंडार हैं, कोयले के विशाल भंडार हैं भारत में, वो किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। तो लगभग 90% तक जो कोयले का भंडार है वो गोंडवाना लैंड वाली शैलों में पाया जाता है। यहाँ से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहिए। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिए कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल कि वलित पर्वत के उदाहरण बताइए या नवीन वलित पर्वत के उदाहरण बताइए। तो फोल्डेड माउंटेन है हिमालय, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है सबसे प्राचीन है। किसका भाग है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं क्लास में बता चुकी हूँ। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो कि थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। अब इसमें देखेंगे 200,000 वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित है। अब देखिए सिंधु नदी कहाँ निकलती, मानसरोवर के पास से, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पोर्शन से होते हुए कहाँ पर आ जाती है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तक इसकी जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र का मतलब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, अब उन नदी तंत्र ने यहाँ पर क्या बना रखा है, मैदान बना रखा है। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु द्वारा सिंचित होता है ये वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान तक फैला हुआ, थार मरुस्थल से लेकर के आगे तक की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है। तो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कब हुई, सेनोजोइक काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में। तो ये फैक्ट्स हैं, ये लर्न कीजिए मेरे साथ में आप, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति होती क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति होती सेनोजोइक काल में और अरावली पर्वत की उत्पत्ति होती प्री कैम्ब्रियन युग में। इतना याद हो गया, आगे बढ़ें। देखिए नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात करें, यहाँ पर अत्यंत नूतन काल में इनका जो हुआ है उत्पत्ति हुई है। केरल का जो कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, याद रखिए सबसे न्यूनतम ऊंचाई कहाँ की है भारत में, केरल का जो कुट्टानाड क्षेत्र है। तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा भी बोलते हैं। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। देखिए जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय के तराई क्षेत्र में बताया गया पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भूगर्भीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है, आउटलेयर है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, वो एक आउटलेयर है। और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ। तो ये तो हो गया आपके उत्तरी मैदान और कुछ अलग जो फैक्ट्स हैं मैदान से रिलेटेड। अब बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब यहीं पर आपका देखेंगे जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और इन मैदान के बीच में कौन कौन से जलोढ़ निक्षेप हैं और उनको किस भाग में बांटा गया है। तो उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिण में उत्तरी भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो कैसे निर्माण हुआ ये मैंने समझाया आपको। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर के पूर्व में कहाँ तक, लगभग 2500 किलोमीटर
तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तक, मतलब सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच में लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसलिए भारत की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो यहीं पर पाया जाता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है और इस मैदान की पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। अभी मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान की चौड़ाई कम होती जाती है और भारत के उत्तरी मैदान को वृहद रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है, जैसे गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, दोनों मैदान एक सक्रिय भाग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए समझिए, थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी। जैसे ये है हिमालय, ठीक है, हिमालय हो गया। अब हिमालय से अपने साथ नदियाँ बह कर के आ रही हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े जो मिट्टी काट के लाती है, तो बड़े बड़े पत्थर बोल लीजिए या पर्वत को काट करके बड़े बड़े लेकर के आती हैं ये बोल्डर्स। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं इन वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। जब ये अपने साथ बहा करके ये सब लाती हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं, नदियाँ हो जाती हैं विलुप्त, गायब हो जाती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो इनके बीच में नदियाँ क्या होती हैं, गायब दिखती हैं। अब ये वाले भाग में देखिए, ये जो इधर पश्चिमी वाला भाग है यहाँ पर चौड़ा है और आगे बढ़ते हुए सकरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समय के बाद जब ये पत्थर कंकड़ थोड़े कम हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगी, तो फिर से नदियाँ क्या होती हैं, दिखाई देने लगेंगी। अब ये जब दिखेंगी तो ये क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर दलदल सा निर्माण होगा। देखिए कहीं भी पानी भर रहा हो और फिर ऊंचाई से आकर के जब निकलता है तो वहाँ पर देखेंगे दलदल या तराई क्षेत्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, तराई। ये समझ में आया। अब तराई के जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब जलोढ़ मृदा है, अब मिट्टी अपने साथ बहा करके लाई है, छोटी छोटी मिट्टियाँ हैं। तो अब जो क्षेत्र होगा, अब वाला जो मैदान है ये उत्तरी मैदान कहलाएगा दो भाग में, एक तो होगा बांगर, एक होगा खादर। बांगर क्या है, देखिए जैसे ही नदी अपने साथ जो मिट्टी लाती जा रही है, ये पहले ये हो गई खादर, और जो पीछे बढ़ती जाएगी वो हो जाएगी बांगर। क्या हो जाएगी, बांगर। पुरानी मिट्टी बांगर, नई मिट्टी खादर। ये फैक्ट याद रखना है। समझ आया? आई होप आप सभी लोग को ये बात समझ आई होगी। मैप में भी मैं देख के समझा दूंगी। तो क्या होता है, जो पश्चिमी भाग होगा वहाँ पर मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है, और जब पूर्वी भाग में बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर चौड़ाई कम होती जाएगी। तो एक बार फिर से मैप में देखिए, ये है सिंधु और सतलज नदी वाला क्षेत्र, ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र। अब इनके साथ जो नदियाँ बह कर के आएंगी वो अपने साथ मिट्टी लाएंगी। तो जो पहला वाला क्षेत्र है वो मैंने आपको क्या बताया है, वो याद रखिए, भाबर। हिमालय के नीचे, शिवालिक के नीचे वाला रीजन क्या हो गया, भाबर। भाबर के बाद वाला रीजन क्या कहलाएगा, तराई। क्या कहलाएगा अब ये, तराई। तराई के नीचे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब होगा खादर और बांगर। याद रहेगा अब ऐसे क्षेत्र। इस तरह क्या हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये सारे फैक्ट्स आपको नोट करने हैं। भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। ये उत्तरी मैदान आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी फैक्ट्स मैंने बताए फैक्ट्स नोट करिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैप की मदद ली जाए जिससे आपको आसानी से समझ में आए। मैदान के साथ साथ मैंने जो हिमालय वाला क्षेत्र है, नदन माउंटेन्स जो हैं वो पूरे कंप्लीट करा रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी शेयर करते रहें। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि डे वाइज जो सीरीज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में रात को 9 बजे वाली प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वर्जन भी चल रहा है और हिंदी वर्जन भी चल रहा है। आप देखेंगे डे वाइज सीरीज़ पड़ी हुई है, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। और इसके साथ साथ करना क्या है आपको, जो भी बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश वाला वर्जन कहाँ है, इसका इंग्लिश वीडियो कहाँ मिलेगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों इसी पे मिलेंगे, दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे वाली सीरीज़ में। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ बाइलिंगुअल रहे क्लास, अगर नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।